मोहब्बत का मतलब क्या है? गुर्बत का सुख, सुकून, सिक्योरिटी। फिर कोई ये सवाल उठा देता है, क्या ये वाकई मोहब्बत है भी? और कहता है अपने अंदर झांक कर देखो। मगर तुम अपने अंदर देखने से डरते हो, क्योंकि अपने अंदर के खालीपन में झांकना बेचैन करता है। तुम रूह पर, मजहब पर, सियासत पर, समाजी उलूम पर बातें करने को पसंद करते हो, मगर रियलिटी, अपनी हकीकत जानने के लिए अपने साथ बैठने, खुद पर गौर करने से डरते हो। क्योंकि इस हालत में पहली बार ये राज खुलता है कि जिसे आज तक तुम मोहब्बत समझते रहे हो, वो तो बस एक दूसरे का इस्तेहसाल था, एक दूसरे का इस्तेमाल था और कुछ भी नहीं। वो तो बाहमी तस्कीन के लिए खेला गया बस एक खेल था। जब मैं कहता हूँ कि मोहब्बत का ना कोई कल है, ना कोई गुजरे लम्हों की कैद, या जब मरकजियत खत्म हो जाती है, कोई सेंटर नहीं रह जाता, तो मोहब्बत जन्म लेती है। तो ये बात मेरे लिए एक जीती जागती हकीकत है, लेकिन तुम्हारे लिए महज ही एक कौल है। तुम इसे दोहराओगे, तसव्वुर बनाओगे, मगर इसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना होगा। तुम्हें खुद इसे देखना होगा, मगर डायरेक्ट देखने के लिए चाहिए होती है कामिल आज़ादी। ऐसी आज़ादी जो गिल्ट, मजम्मत, ओपिनियंस, मुखालफत, मुवाफकत से बेनियाज हो। याद रखना, देखना, हकीकी देखना दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक है। किसी की आंख धुंधला जाए तो वो गरूब आफ्ताब की खूबसूरती नहीं देख सकता। लोगों को गौर से देखो, ये नेचर से कट चुके हैं। हमारी तहजीब तेजी से शहरी हो रही है। इंसान एक शहरी हजूम में ढल रहा है, जहां वो बुलंदो बाला इमारतों में यूं कैद है कि सुबह का सूरज या शाम का गरूब उसे देखने का मौका ही नहीं मिलता। यही वजह है कि तुम कायनात के गैर मामूली हुस्न से कटते जा रहे हो। मैं नहीं जानता कि कभी तुमने महसूस किया या नहीं, लेकिन कितने हैं तुम में ऐसे जो तुलुए आफ्ताब या गरूब आफ्ताब, चांदनी रातों में पानी पर बिखरती रोशनी की झलक देखकर रुकना पसंद करते हैं। जब नेचर से ये जिंदा राब्ता टूटता है तो लाजमन जहनी सरगर्मी, फिक्री सलाहियतें बढ़ने लगती हैं। जैसे किसी की आंख खो जाए तो उसके सुनने की हिस्स ज्यादा तरक्की कर जाती है। तुम फिर किताबें पढ़ते हो, अखबारें पढ़ते हो, टीवी देखते हो, म्यूजियम जाते हो, महफिल मौसीकी सजाते हो और इंटरटेनमेंट के नाम पर कितनी ही चीजें करते हो। ये सब तुम्हें दूसरे के ख्यालात की जुगाली में मशगूल रखता है। कभी सोचा ये फन, ये इंटरटेनमेंट पर तुम्हारा इतना इन्हसार क्यों हो गया है? ये कोई फरार है या बेमानी जिंदगी में किसी किस्म का रंग भरने की कोशिश? अगर तुम नेचर से जुड़े होते, परिंदे की परवाज को देख पाते, आसमान की वुसअत को फील कर पाते, पहाड़ों पर बनते बिगड़ते साए देख पाते, या किसी चेहरे पर बिखरती खूबसूरती को देख सकते, तो क्या तब भी म्यूजियम की कोई तस्वीर तुम्हारे लिए ज्यादा कशिश रखती? शायद इंसान इंटरटेनमेंट के पीछे, फनून के पीछे भाग ही इसलिए रहा है क्योंकि उसे हकीकत देखने का सलीका नहीं आता। एक गुरु मुरीदों की महफिल में आकर बैठा ही था कि खिड़की में आकर एक परिंदा चहचहाने लगा, अपना गीत सुनाने लगा। वो चुपचाप आकर बैठ गया। मुरीद मुंतजर थे कि कब गुरुजी बोलना शुरू करें, मगर वो चुप बैठा परिंदे का गीत सुनता रहा, और जब उसका गीत खत्म हुआ वो उड़ गया। गुरु ने शागिर्दों की तरफ देखा और कहा, आज का दर्स मुकम्मल हुआ। ये इंसान का सबसे बड़ा अलमिया है कि वो चीज़ों को हकीकत में, फैक्ट की दुनिया में देखने की सलाहियत खो चुका है। वो ना ज़ाहिर की दुनिया में जो फैक्ट है, हकीकत है, उसे देख रहा है, ना जो उसके अंदर फैक्ट है, रियलिटी है, उसे देखने पर तैयार है। जब तुम कहते हो हम किसी दरख्त, किसी फूल, किसी शख्स को देख रहे हैं, सोचना, क्या वाकई उन्हें देख रहे होते हो, या सिर्फ वो तसव्वुर, वो तस्वीर देख रहे होते हो जो तुम्हारे जहन में लफ्ज़ों की सूरत में, लेबलों के रूप में महफूज है? कोई लहराता बादल जब तुम आसमान में देखते हो तो कैसे देखते हो? आंख से, जहन से, या अपने पूरे वजूद के साथ? कभी किसी दरख्त को, किसी पेशगी तसव्वुर, बिना किसी मालूमाती पस मंज़र, बगैर किसी तासुब, बगैर किसी ओपिनियन के, बिना किसी लफ्ज़ के, लेबल के देखा है, सिर्फ उसकी ओरिजिनल हालत में? ये बहुत हैरान कौन तजर्बा है, अगर कभी तुम कर सको। उस वक्त एक अजीम इंकशाफ होता है कि जो देख रहा है और जिसे देखा जा रहा है वो दो नहीं एक हैं। मुशाहिदा कर रहा और मुशाहिदा हो रहा दोनों एक हैं। द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्व्ड इज वन। याद रखना, मेडिटेशन, फोकस, तवज्जो तभी पैदा होती है
جب ناظر اور منظر کے درمیان گیپ نہ رہ جائے، مکمل یکسوئی کے ساتھ کسی چیز کو دیکھیں تو اس لمحے کوئی تصور، کوئی نظریہ، کوئی عزم، کوئی یادداشت مداخلت نہیں کرتی۔ سمجھو وہی ذہن حقیقی حسن کو جانتا ہے جو کسی درخت، کسی چمکتے ہوئے ستارے یا کسی بہتے دریا کی چمک کو مکمل خود سپردگی کے ساتھ دیکھ پاتا ہے۔ خود سپردگی اور یکسوئی کی یہی حالت کہ جب آبزرور اور آبزروڈ ایک ہو جاتے ہیں، یہ محبت کی حالت ہے۔ تم حسن کو موازنے میں، مقابلے میں تلاش کرتے ہو، کسی چیز کو کسی چیز کے مقابلے میں رکھ کر دیکھتے ہو، حسن کو کسی چیز سے منسوب کر دیتے ہو۔ یہ عمارت خوبصورت ہے اس کے مقابلے میں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا حسن کسی شے کا محتاج ہے؟ کیا حسن کسی دوسرے کا محتاج ہے؟ جب دیکھنے والا خود کو فیصلہ ساز، تجربہ کر رہا سبجیکٹ یا تھنکر مان لیتا ہے تو حسن پھر حالت نہیں رہتی، ایک بیرونی شے بن کے رہ جاتی ہے جسے دیکھنے والا پرکھتا ہے، جانچتا ہے۔ لیکن اگر دیکھنے والا باقی نہ رہے اور دیکھی جا رہی چیز بھی نہ بچے تو یہ حالت محبت کی حالت ہے۔ یہ گہری میڈیٹیٹیو حالت ہوتی ہے جو تلاش اور طلب کی متقاضی ہے۔ حقیقی حسن اسی لمحے آشکار ہوتا ہے جب دیکھنے والا اور جو دیکھا جا رہا ہے دونوں کی حد بندیاں ٹوٹ جائیں، اور یہ خود سپردگی تبھی ممکن ہے جب مکمل سادگی ہو، نہ کہ وہ سادگی جو زاہد کی سخت گیری، احکام اور روایتی نظم و ضبط سے جنم لیتی ہے، نہ وہ جو لباس، خیالات، خوراک یا رویوں میں جھلکتی ہے، بلکہ وہ جو خالص ترین عاجزی کا عکس ہو۔ تب کوئی منزل باقی نہیں رہتی، کوئی سیڑھی چڑھنے کو نہیں رہتی، بس ایک قدم ہوتا ہے جو ہر لمحہ ازلی اور ابدی ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ آپ تنہا یا کسی کے ساتھ چہل قدمی کر رہے ہیں، چاروں طرف فطرت کا سکوت ہے، نہ کسی کتے کے بھونکنے کی آواز، نہ کسی گزرتی گاڑی کی، نہ کسی پرندے کے پروں کی سرسراہٹ، ہر چیز مکمل ساکت، مکمل پرسکون ہے۔ اس لمحے جب ناظر اور منظر دونوں کی خاموشی ہم آہنگ ہوتی ہے اور ناظر جو کچھ دیکھ رہا ہے اسے سوچ میں نہیں ڈالتا، تب ایک نیا حسن جنم لیتا ہے۔ یہاں نہ فطرت باقی رہتی ہے، نہ دیکھنے والا، نہ دیکھی گئی چیز، بس ایک ذہنی کیفیت باقی رہتی ہے، ایک ایسی کیفیت جو مکمل ہے، کامل ہے، جو یکا و تنہا ہے، مگر تنہائی میں نہیں بلکہ سکون کی وسعت میں۔ یہی حسن کی ڈیفینیشن ہے۔ حقیقی محبت میں محب اور محبوب دونوں مٹ جاتے ہیں، دونوں الگ الگ ہیں تو یہ محبت ہے ہی نہیں، اس میں پھر خواہش اور لذت کے ذہنی ایکٹ شامل ہیں۔ ذہن جو پرکھتا ہے، تولتا ہے، توقعات باندھتا ہے، مگر جب محبت ان چیزوں سے پاک ہو تب وہ شدید حالت میں ہوتی ہے، ہر روز نئی، ہر لمحہ تازہ، اور یہی حسن کی اصل حقیقت ہے جس کا نہ کوئی آج ہے نہ کل۔ یاد رکھنا، دیکھنا اسی وقت ممکن ہے جب بغیر پیشگی، تصور یا تشخص کے ہو۔ تمہارے سارے تعلقات، ریلیشن شپس، انہیں غور سے دیکھو، یہ مینٹل ہیں، بس خیالی ہیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے متعلق بنائے گئے ذہنی ڈھانچوں، ذہنی خاکوں، ذہنی سانچوں پر مشتمل ہیں۔ میں تمہیں جانتا ہوں، اس فکرے کو غور سے سمجھو۔ اس کا سیدھا سا بس اتنا مطلب ہے کہ کل تک جو تم تھے اسے میں جانتا ہوں، اس لمحے میں کوئی کسی کو نہیں جانتا۔ میں صرف وہ تصویر جانتا ہوں جو تمہاری باتوں، تمہارے رویوں، تمہاری تعریفوں، تمہارے طنزوں سے میرے ذہن میں بنی پڑی ہے، اور تمہارا تصور میرے بارے میں بھی اسی طرح تشکیل پاتا ہے۔ یہی خیالی تصورات ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ڈیل کرتے ہیں۔ یہ انسانی تعلقات ہیں ہی نہیں، زندہ نہیں ہیں، یہ ذہنی رشتے ہیں، اور یہ ذہنی رشتے وہ حقیقی دیوار ہیں جو انسانی تعلقات کی راہ میں موجود ہیں اور جو سچی قربت کو ناممکن بناتے ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے سے بنا کسی سابقہ تصور کے تعلق قائم کر سکیں تب ہی محبت پنپ سکتی ہے۔ یہ تمام تصورات ہمارے اور زندگی کے درمیان ایک گیپ تخلیق کرتے ہیں، اور اسی گیپ میں ساری کشمکش ہے، سارا تصادم ہے، سارے تنازع ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آیا ہم اس گیپ کو ختم کر سکتے ہیں؟ نہ صرف باہر کی دنیا میں بلکہ اپنے باطن میں، اپنے اندر بھی۔ ایک بات کو سمجھیے، تم جو توجہ مسئلے پر دیتے ہو اتنی بلکہ اس سے بھی کم توجہ چاہیے ہوتی ہے اس مسئلے کے حل کے لیے، اتنی ہی توانائی حل کو درکار ہوتی ہے۔ توجہ کی انرجی کو سمجھیے۔ جب آپ مکمل توجہ دیتے ہیں، یعنی اپنی مکمل توانائی اور شعور کے ساتھ، تو کوئی دیکھنے والا باقی نہیں رہتا، بس خالص توجہ باقی رہ جاتی ہے۔
जो ज़हनी तवानाई की महराज है। और ये ज़हनी कैफियत तब ही मुमकिन है जब दिमाग मुकम्मल स्टिल हो, खामोश हो। ऐसी खामोशी जो किसी नज़्म व ज़ब्त के ताबे नहीं है बल्कि मुकम्मल तवज्जो से पैदा हुई। और यही खामोशी एक हकीकी रूहानी जहन की मेराज है। मगर जो कुछ इस लम्हे में रोनुमा होता है उसे अल्फाज में कैद नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो कहा जाए वो हकीकत नहीं होता। उसे खुद जानने के लिए खुद तजर्बा करना होगा। ज़िंदगी में हर मसला दूसरे मसलों से जुड़ा है। अगर हम किसी एक मसले को मुकम्मल तौर पर हल कर लें तो सारे मसले समझने आसान हो जाते हैं। मसाइल का वजूद सिर्फ टाइम में है, यानी जब हम किसी मसले को अधूरा छोड़ देते हैं। अगर हम किसी मसले को मुकम्मल तौर पर देख लें और उस लम्हे हल कर लें तो वो जहन में जड़ नहीं पकड़ता। वरना अगर कोई मसला चंद दिन चंद लम्हे बाकी रहे तो फिर वो जहन को मसख करके रहता है। सवाल इतना सा है, क्या हम किसी भी मसले को, किसी भी सिचुएशन को फौरन कामिल तौर पर, फैक्ट के तौर पर, बिना याद के, बिना नफरत के, बिना मोहब्बत के, बिना माजी की मकरूह यादों को मुलव्विस किए देख सकते हैं? ये यादें ही वो तसव्वुरात हैं जो हर लम्हे ज़िंदगी से टकराते वक्त साथ लेकर हम आते हैं। और यही तज़ाद पैदा होता है, यही तनाज़ा पैदा होता है। ज़िंदगी एक हकीकत है, एक फैक्ट, एक नज़रिया, एक तसव्वुर नहीं। अगर हम इसे अपने जहनी खाकों के ज़रिए देखेंगे तो फिर मसाइल ही जन्मेंगे। लेकिन अगर हम ज़िंदगी को बग़ैर किसी तसव्वुर के खालिस आँख से देखें तो शायद पहली बार हमें हकीकत की झलक देखने को मिले। क्या ये मुमकिन है कि हम हर मसले का सामना किसी वक्फे, किसी ज़मानी और मकानी फासले के बगैर करें, बगैर उस खला के, उस गैप के जो हमारे और उस शय के दरमियान पैदा होता है जिससे हम खौफजदा होते हैं? ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब देखने वाले का कोई तसलसल ना हो। वो देखने वाला जो दर हकीकत एक तस्वीर तराशने वाला है, जो यादों और ख्यालात का मजमुआ है, जो महज तसव्वुरात और माजी की गूंज से भरा एक जहनी ढांचा है, एक अना। जब आप सितारों को देखते हैं तो एक आप हकीकी तुम होता है जो सितारों को देखता है, जिसे आसमान के सितारे हवा के खुन की टच करती है। एक दूसरा तुम भी उस वक्त होता है, अना, तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारे बारे में कहानी जो तजर्बा करता है, एक्सपीरियंस करता है, जो सोचता है, दर्द या खुशी को इससे जोड़ता है। ये अना, ये सोचता दिमाग खुद को तुम्हारा मरकज़, तुम्हारी बुनियाद समझता है। और यही मरकज़, यही माइंड, वो स्पेस, वो गैप तख्लीक करता है जो मुझ और सितारे को सितारा बनाती है। यही वजह है कि हम अपने और इन सितारों के दरमियान के फासले को नहीं समझ सकते। हम अपने और अपने महबूब, अपने दोस्त या किसी और इंसान के दरमियान पैदा होने वाला खला नहीं समझ सकते, क्योंकि हमने कभी किसी शय को बगैर किसी तसव्वुर, बगैर किसी पेशगी तस्वीर के देखा ही नहीं। इसीलिए हम हकीकी हुस्न और मोहब्बत को नहीं जान पाते। हम उनके बारे में बात करते हैं, उसे लिखते हैं, लेकिन शाज़ व नादिर ही ऐसे लम्हे आते हैं जब हम मुकम्मल खुद सुपर्दगी में उनको जीते हैं। जब तक कोई भी मरकज़, सेंटर मौजूद है जो अपने इर्द गिर्द खला पैदा करता है, तब तक ना हुस्न बाकी रहता है ना मोहब्बत। लेकिन जब ये मरकज़ और इसका घेराव दोनों तहलील होते हैं तब मोहब्बत वजूद में आती है। और जब मोहब्बत मौजूद होती है तो हुस्न खुद आप बन जाता है। जब आप किसी चेहरे को देखते हैं तो आप एक मरकज़ से देख रहे होते हैं, और यही मरकज़ आप और उस चेहरे के दरमियान फासला तख्लीक करता है। यही वजह है कि हमारी ज़िंदगियाँ खाली, बेहिस और संग दिल बन जाती हैं। न मोहब्बत को परवान चढ़ाया जा सकता है, न हुस्न को, न ही सच्चाई को ईजाद किया जा सकता है। लेकिन अगर आप हर लम्हे इस बात से बाखबर रहें कि आप क्या कर रहे हैं, अलर्ट रहें, शऊरी तौर पर जिएं, अपने शऊर को परवान चढ़ाएं, और इसी बेदारी से आप खुशी, ख्वाहिश, गम और इंसानी तन्हाई की गहरी हकीकत को समझने लगें, तब जाकर आप इस खला, इस गैप को देख सकेंगे जो हमारे और हमारी ज़िंदगी के दरमियान मौजूद है। जब आपके और आपकी मुशाहिदा करदा शय के दरमियान खला, गैप मौजूद होता है तो समझ जाएं कि वहाँ मोहब्बत नहीं पनप सकती। और बग़ैर मोहब्बत के चाहे आप दुनिया को सुधारने की कितनी ही कोशिशें कर लें, चाहे आप समाजी इनकलाबात लाने के जितने भी जतन कर लें, या चाहे आप तरक्की की जितनी भी बातें करें, आप इस दुनिया में और अपनी ज़िंदगी में सिर्फ दुख और अजियत को ही जन्म देते रहेंगे। लिहाजा फैसला आपके हाथ में है। ना कोई गुरु है, ना कोई रहनुमा, ना कोई उस्ताद, ना कोई ऐसा शख्स जो आपको राह दिखाए। आप इस जालिम, दीवानावार चलती दुनिया में तन्हा हैं, और हकीकत को समझने का अमल सिर्फ और सिर्फ आपके अपने शऊर, आपकी अपनी आगाही और तजर्बे पर मुनहसर है।
समझिए, जब मैं आप या किसी और के बारे में एक तस्वीर बनाता हूँ तो मैं उस तस्वीर को देख सकता हूँ। तो यहाँ तस्वीर और तस्वीर का मुशाहिदा करने वाला शख्स दोनों हैं। मिसाल के तौर पर मैं किसी को सुर्ख कमीज में देखता हूँ, मेरा फौरी रद्द अमल ये होता है कि मुझे ये पसंद है या नहीं। पसंद या नापसंद मेरे कल्चर, तरबियत, ताल्लुकात, रुझानात, हासिल शुदा और मौरूसी खसूसियात का नतीजा है। इसी मरकज़ से मैं मुशाहिदा करता हूँ और अपना फैसला करता हूँ। और यूँ मुशाहिदा करने वाला शख्स उस चीज़ से अलग होता है जिसे वो मुशाहिदा कर रहा है। लेकिन मुशाहिदा करने वाला शख्स सिर्फ एक तस्वीर से ज़्यादा का शऊर रखता है। वो हज़ारों तस्वीर तख्लीक कर सकता है, लेकिन क्या मुशाहिदा करने वाला इन तस्वीर से मुख्तलिफ है, अलग है? क्या वो सिर्फ एक और तस्वीर नहीं है? वो हमेशा जो है उसमें इजाफा और कमी करता रहता है। वो हर वक्त एक जिंदा चीज़ है जो बैरूनी और अंदरूनी दबाव के नतीजे में तवाज़ुन, मवाजना, फैसला, तरमीम और तब्दीली कर रहा है। उसी वक्त जब आप मुशाहिदा करने वाले को देखते हैं जो कि आप खुद हैं, तो आप देखते हैं कि वो यादों, तजर्बात, हादसात, असरात, रिवायात और अनगिनत किस्म के दुखों से बुना है, जो सब कुछ माजी है। तो मुशाहिदा करने वाला शख्स माजी और हाल दोनों है और कल का इंतज़ार कर रहा है, और वो भी उसका हिस्सा है। वो आधा जिंदा और आधा मुर्दा है, और इस मौत और ज़िंदगी के साथ वो देख रहा है। इस ज़हनी हालत में जो कि वक्त के मैदान में है, आप खौफ, हसद, जंग, ख़ानदान को देखते हैं, और जो चीज़ आपने मुशाहिदा की है उसके मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। जो चैलेंज है वो नया है। आप हमेशा नए को पुराने के पैमाने पर समझने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए हमेशा कश्मकश का शिकार है। एक तस्वीर मुशाहिदा करने वाले के तौर पर अपने इर्द गिर्द और अपने अंदर दर्जनों दीगर तस्वीर को देखती है और कहती है, मुझे ये तस्वीर पसंद है, मैं इसे रखूँगा, या मुझे ये तस्वीर पसंद नहीं है, लिहाजा मैं इसे मिटाऊँगा। लेकिन ख़ुद मुशाहिदा करने वाला शख्स मुख्तलिफ तस्वीर से मिलकर तश्कील पाया है, जो मुख्तलिफ दूसरी तस्वीर के रद्द अमल के तौर पर सामने आई है। तो हम इस मकाम पर पहुँचे जहाँ हम कह सकें मुशाहिदा करने वाला शख्स भी तस्वीर है, बस उसने खुद को अलग कर लिया है और मुशाहिदा करता है। ये मुशाहिदा करने वाला शख्स जो मुख्तलिफ दूसरी तस्वीर के ज़रिए वजूद में आया है, अपने आप को मुस्तकिल समझता है, और इसकी तख्लीक करदा तस्वीर के दरमियान एक तकसीम, एक वक्त का वक्फा है। ये उसके और उन तस्वीर के दरमियान तनाज़ा जन्म देता है जिन्हें वो अपने मसाइल की वजह समझता है, और फिर वो कहता है, मुझे इस तनाज़े को ख़त्म करना है। लेकिन तनाज़े को ख़त्म करने की ख्वाहिश खुद एक और तस्वीर पैदा कर देती है। ये तमाम तर आगही का तजर्बा जो हकीकी मुराकबा है, ज़ाहिर करता है कि एक मरकज़ी तस्वीर है जो तमाम दीगर तस्वीर के ज़रिए बनी है, और ये मरकज़ी तस्वीर मुशाहिदा करने वाला शख्स सेंसर है, तजर्बा करने वाला है, जांचने वाला है। वो जज है जो दूसरी तस्वीर को फतह करना या मुकम्मल तौर पर तबाह करना चाहता है। दूसरी तस्वीर मुशाहिदा करने वाले के फैसलों, आरा और नताइज का नतीजा है, और मुशाहिदा करने वाला तमाम दूसरी तस्वीर का नतीजा। लिहाजा मुशाहिदा करने वाला शख्स ही वो मुशाहिदा किया गया है। तो आगही ने इंसान के जहन की मुख्तलिफ हालतों को ज़ाहिर किया, मुख्तलिफ तस्वीरें और इन तस्वीरों के दरमियान तज़ाद को ज़ाहिर किया। इसके नतीजे में पैदा होने वाले तनाज़े और इस पर कुछ करने में नाकामी पर मायूसी को ज़ाहिर किया, और इससे बचने की मुख्तलिफ कोशिशों का इजहार किया। ये सब एहतियात से और हिचकिचाते हुए आगही के ज़रिए ज़ाहिर हुआ, और फिर वो आगही आती है कि मुशाहिदा करने वाला शख्स ही वो मुशाहिदा किया गया है। ये कोई आला हस्ती नहीं। अगर आप अपने आप से सवाल करें कि वो हस्ती कौन है जो जवाब वसूल करेगी, और वो हस्ती कौन है जो पूछगछ करेगी, अगर वो हस्ती शऊर का हिस्सा है, सोच का हिस्सा है, तो वो कुछ दरियाफ्त करने के काबिल नहीं है। वो जो कुछ दरियाफ्त कर सकता है वो सिर्फ आगही की हालत है। लेकिन अगर इस आगही की हालत में अभी भी कोई हस्ती है जो कहे मुझे आगाह होना है, मुझे आगही की मशक करनी है, तो वो भी एक और तस्वीर है। यह आगही का मुशाहिदा करने वाला ही मुशाहिदा किया गया है। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। मुशाहिदा किए गए से आइडेंटिफाई करने का अमल नहीं है। अपने आप को किसी चीज़ से आइडेंटिफाई करना, नत्थी करना, शनाख्त करना काफ़ी आसान है। हम में से ज़्यादातर लोग अपने आप को किसी न किसी चीज़ से आइडेंटिफाई करते हैं, ख़ानदान से, शौहर से, बीवी से, अपने मुल्क से, और ये बड़ी मुसीबत और बड़ी जंगों का सबब बनता है। कदीम चीन में एक फनकार कुछ पेंट करने से पहले मसलन एक दरख्त, वो उसके सामने कई दिनों, महीनों, कई सालों तक बैठता था। ये अहम नहीं था कि कितना वक्त गुजरा, यहाँ तक कि वो खुद दरख्त बन जाता।
وہ خود کو درخت سے آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا تھا بلکہ وہ درخت بن جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اور درخت کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہتا، مشاہدہ کرنے والے اور مشاہدہ کیے گئے کے درمیان کوئی فاصلہ نہ بچا۔ کوئی تجربہ کرنے والا نہیں تھا جو درخت کی خوبصورتی، اس کی حرکت، اس کے سائے، ایک پتے کی گہرائی یا رنگ کی خصوصیات کو محسوس کرتا۔ وہ مکمل طور پر درخت ہو جاتا اور اس حالت میں وہ پیٹ کرتا۔ مشاہدہ کرنے والے کی طرف سے کوئی بھی حرکت، اگر اس نے یہ نہیں سمجھا کہ مشاہدہ کرنے والا ہی وہ مشاہدہ کیا گیا ہے، صرف مزید تصاویر کی ایک سیریز تخلیق کرتی ہے اور وہ دوبارہ ان میں پھنس جاتا ہے۔ لیکن جب مشاہدہ کرنے والا یہ جان لیتا ہے کہ مشاہدہ کرنے والا ہی وہ مشاہدہ کیا گیا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مشاہدہ کرنے والا بالکل بھی عمل نہیں کرتا۔ مشاہدہ کرنے والا ہمیشہ کہتا رہا ہے مجھے ان تصاویر کے بارے میں کچھ کرنا ہے، مجھے انہیں دبانا ہے یا انہیں کوئی مختلف شکل دینی ہے۔ وہ ہمیشہ مشاہدہ کیے گئے کے بارے میں فعال رہتا ہے، جذباتی یا معمولی طور پر عمل اور رد عمل دکھاتا ہے، اور مشاہدہ کرنے والے کا یہ پسند یا ناپسند کرنے کا عمل مثبت عمل کہلاتا ہے۔ مجھے پسند ہے اس لیے مجھے اسے تھامنا ہے، مجھے ناپسند ہے اس لیے مجھے اسے مٹانا ہے۔ لیکن جب مشاہدہ کرنے والا یہ سمجھ لیتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں وہ عمل کر رہا ہے وہ خود ہے، تو پھر اس کے اور تصویر کے درمیان کوئی کانفلکٹ نہ رہا۔ وہ وہی ہے، وہ اس سے الگ نہیں ہے۔ جب وہ الگ تھا تو وہ اس کے بارے میں کچھ کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن جب مشاہدہ کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ خود ہی وہی ہے تو پھر ناپسند اور پسند اور تنازع ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کچھ آپ خود ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے، اس سے بھاگ نہیں سکتے، اسے قبول بھی نہیں کر سکتے۔ وہ وہاں ہے تو پسند اور ناپسند کے رد عمل سے پیدا ہونے والا ہر عمل ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک آگہی ہے جو انتہائی زندہ ہے، یہ کسی مرکزی مسئلے یا کسی تصویر سے جڑی ہوئی نہیں ہے، اور اس آگہی کی شدت سے ایک مختلف قسم کی توجہ پیدا ہوتی ہے، نیا ذہن بھی، کیونکہ ذہن یہی آگہی ہے۔ یہ نیا ذہن انتہائی حساس اور غیر معمولی طور پر ذہین ہوتا ہے۔